हेलो एंड वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है नेशनल इनकम मेजरमेंट का सेकंड टॉपिक, सेकंड मेजरमेंट इनकम मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में डिस्कस किया था और इसमें हम करेंगे इनकम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड में जब भी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाउ टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जिसको हम एनडीपीएफसी के नाम से भी जानते हैं, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक इनकम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, डोमेस्टिक इनकम इज़ द इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, तो किसी भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के द्वारा अगर किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फैक्टर सर्विसेज के बदले जो भी इनकम अर्न की जाती है उसी को हम डोमेस्टिक इनकम का नाम देते हैं, उसी को हम एनडीपीएफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। यानी बेसिकली ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में जो इनकम प्राप्त होती है उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? देयर आर बेसिकली फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो चार ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनको जो मिलती है इनकम, उसे हम डोमेस्टिक इनकम का नाम देते हैं अगर ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जा रही है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करने का। तो आगे हम बढ़ते हैं और पता लगाते हैं ये डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो देयर आर बेसिकली थ्री पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम। तो इसके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये जो फ्लो चार्ट बनाया गया है ये आपके लिए आपको इस चीज़ को, डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन को और इजीली समझने के लिए बनाया गया है और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से हमारे सॉल्व हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम डोमेस्टिक इनकम का फर्स्ट पार्ट अब डिस्कस कर लेते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है? तो सबसे पहले जो हम चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें से जो लेबर पार्ट है उस लेबर पार्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो लेबर को मिलने वाला, लेबर क्या है? फैक्टर है। इस फैक्टर को जो भी इनकम अर्न करता है, ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में जो इसे इनकम अर्न की जाती है उसी को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। तो लेबर को क्या क्या मिल सकता है? लेबर को वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है इन कैश। तो कैश के रूप में मिलने वाली वेजेस एंड सैलरी इसमें शामिल की जाती है। सेकंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। अब कुछ तो कैश के रूप में दिया जाता है और कुछ कई बार वेजेस जो है वो काइंड के रूप में दी जाती है। काइंड के रूप में कैसे? जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, फ्री यूनिफॉर्म देना, फ्री हाउस या मेडिकल फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड कर देना, ये सारी काइंड्स के रूप में सैलरी प्रोवाइड करना होता है। तो कैश के रूप में, काइंड के रूप में। थर्ड आ जाता है कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड हो गया, इस तरह की स्कीम्स में कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है और कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई का भी होता है, कर्मचारी का भी होता है। लेकिन एम्प्लॉय की ही तो हम सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया है वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हम यहाँ पे जो इंक्लूड करेंगे वो होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, मालिक का योगदान। तो कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको लिया जाएगा। और लास्ट आता है हमारा रिटायरमेंट पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन की जब हम बात कर रहे हैं तो रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है? जब भी हम मान लीजिए 60 ईयर्स के बाद हमारी रिटायरमेंट है, तो 60 ईयर्स से पहले हमने जितना भी वर्क किया है, जितना भी काम किया है, उसका कुछ पार्ट हमें उसी वक्त मिलता है एज ए सैलरी के रूप में, और कुछ पार्ट जो होता है वो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जो इनकम है वहाँ पर उसके लिए सेव कर लिया जाता है। तो ये जो रिटायरमेंट पेंशन है ये उसकी अर्न इनकम होती है आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि उसके
बदले में उसने 60 साल तक की एज तक काम किया है और उसके बाद में उसको ये इनकम रिटायरमेंट के बाद उसे मिलेगी। तो रिटायरमेंट पेंशन जो है वो भी इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में शामिल की जाती है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या 4 पार्ट्स हैं, इसके चारों पार्ट्स ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले कैश के रूप में वेजेस एंड सैलरीज, दूसरा काइंड के रूप में वेजेस एंड सैलरीज, थर्ड था एम्प्लॉयर के द्वारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन, और लास्ट है रिटायरमेंट पेंशन। तो ये 4 हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सेकंड जो पार्ट आता है डोमेस्टिक इनकम का वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से फर्स्ट लेबर कंप्लीट हो चुका है। सो द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इनको मिलने वाली इनकम का सम ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 इनकम शामिल की जाती हैं। सबसे पहले आता है रेंट एंड रॉयल्टी, सेकेंड आता है इंटरेस्ट और थर्ड आता है प्रॉफिट। तो रेंट आपको पता है, लैंड को यूज़ करना है तो उसके बदले में रेंट देना पड़ता है। इसी तरह से अगर किसी की प्रॉपर्टी, किसी के कॉपीराइट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, उसके स्पेशल राइट को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उस कॉपीराइट, पेटेंट, स्पेशल राइट को यूज़ करने के बदले में आप उसको कुछ पेमेंट करेंगे जिसको रॉयल्टी बोला जाता है, और रॉयल्टी को एज अ रेंट यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल किया जाता है। तो रेंट एंड रॉयल्टी बोथ आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके और रेंट के अंदर भी हम इंक्लूड करते हैं, इम्प्यूटेड रेंट भी इंक्लूड किया जाता है और एक्चुअल रेंट भी इंक्लूड किया जाता है। मान लीजिए एक घर के अंदर आपने अपने घर के अंदर कोई रूम है वो रेंट पे दिया हुआ है, उसके बदले में आपको रेंट मिल रहा है, तो ये तो एक्चुअल रेंट हो गया। लेकिन अगर कोई हाउस है जो आप जिसके अंदर आप खुद रह रहे हैं, आपने किसी तरह का किसी को रेंट पे नहीं दिया हुआ है, तो उसका जो इम्प्यूटेड रेंट है, यानी कि अगर आप कहीं और रहते और रेंट पे करते, या आप किसी को यहाँ पे एज अ टेनेंट रखते और वो रेंट पे करता, तो वो जो रेंट है वो इम्प्यूटेड रेंट कहलाता है, एस्टिमेटेड रेंट कहलाता है। तो ये एक्चुअल रेंट भी शामिल किया जाता है और इम्प्यूटेड रेंट भी यहाँ रेंट के अंदर शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस का, रेंट एंड रॉयल्टी। सेकंड है कैपिटल, जो सर्विस प्रोवाइड की गई थी, कैपिटल जो लगाई गई थी उसके बदले में जो इनकम अर्न की जाती है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो कैपिटल को मिलने वाली इनकम क्या है? इंटरेस्ट। थर्ड आता है इसमें एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर ने क्या किया? रिस्क लिया है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने रिस्क लिया है, उसने कंपनी फॉर्म की है, उसने फॉर्म चलाई है, तो उसके बदले में उसने जो रिस्क से मिलने वाला जो इनकम होता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो उसको एंटरप्रेन्योर को क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है डिविडेंड। तो प्रॉफिट के अंदर से ही जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें डिविडेंड पे किया जाता है। उसी प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दिया जाता है, और बाकी जो पार्ट बच जाता है जिसे किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है उसे हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग के नाम से भी जानते हैं या हम कॉरपोरेट सेविंग के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको ये 3 पार्ट्स दिए जाएंगे, इनकी वैल्यूज़ दी जाएंगी, तो आप इन तीनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेंगे। या एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कई बार आपको प्रॉफिट का अमाउंट भी दिया जाता है और साथ साथ में डिविडेंड या कॉर्पोरेट टैक्स या इन तीनों में से किसी एक या दो का अमाउंट भी दे दिया जाता है। तो अगर आपको प्रॉफिट का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है तो आप इन सब के अमाउंट को इग्नोर करेंगे, आप उनके अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट का अमाउंट उसमें इंक्लूड किया जाएगा अगर आपको प्रॉफिट का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जिसमें से प्रॉफिट के सब पार्ट्स होते हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लास्ट हमारा जो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है वो होता है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या होता है? इसको हम इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। कि मान लीजिए हमने अपना ही बिजनेस स्टार्ट किया है या अपना ही छोटा सा कोई काम स्टार्ट किया है जिसके अंदर लैंड भी हमारी है, कैपिटल भी हमारा है, हम एज अ लेबर भी हम ही खुद काम कर रहे हैं, हमने किसी को भी हायर नहीं किया, हमने ना लैंड कहीं से किराए पे ली है, ना हमने कहीं और से कैपिटल ली है, ना ही हमने किसी को यहाँ पे एज अ लेबर रखा है, सारे काम हम ही कर रहे हैं। तो सारे काम जब हम कर रहे हैं तो हमारी जो इनकम जो मिलेगी वो मिक्स्ड इनकम होगी, यानी उसके अंदर लैंड को मिलने वाला रेंट,
कैपिटल को मिलने वाला इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला प्रॉफिट और लेबर को मिलने वाली सैलरी, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, मिक्स्ड होंगी, जिसको हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम सारा काम हमने अपने आप ही किया है। तो मिक्स्ड इनकम जो होता है दैट इज द मिक्स्ड इनकम ऑफ all the four factors of production। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम होती है, इसलिए इसे मिक्स्ड इनकम नाम से जाना जाता है। तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर हमने किया, डोमेस्टिक इनकम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो इसी तरह से जब हमें डोमेस्टिक इनकम पता करना है यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पता करना है, तो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों के अमाउंट को जब हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाता है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें अमाउंट मिल जाता है। अब बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में अगर एक बार निकल जाता है तो हम नेशनल इनकम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन द कन्वर्जन रूल्स। तो कन्वर्जन रूल्स के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को जब भी कैलकुलेट करना है तो डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया जाता है, यानी नेशनल इनकम जिसको हम कहते हैं NNPFC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें डोमेस्टिक इनकम यानी NDPFC जो अभी हमने कैलकुलेट किया है उसमें हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिससे हमें नेशनल इनकम की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये था हमारा इनकम मेथड, जो बेसिक जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला कह लीजिए इसे कि डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे समझा, और डोमेस्टिक इनकम से कैसे हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं अमाउंट को, वो हमने यहाँ पे समझा। इसके बाद हम करेंगे इनकम मेथड के कुछ प्रिकॉशंस करेंगे जो हमें ध्यान में रखना है कि इनकम मेथड यूज़ करते वक्त किस चीज़ को हमें इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसके प्रिकॉशंस। इनकम मेथड की प्रिकॉशंस में वो सारी हम लिस्ट बनाएंगे जो चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और किसको हम एक्सक्लूड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा ट्रांसफ़र इनकम का। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? ट्रांसफ़र इनकम इज़ अ इनकम विच इज़ रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड। किसी भी सर्विस, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, कोई गुड प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है, लाइक स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम। तो ऐसी ट्रांसफ़र इनकम को वी डू नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ऐसी ट्रांसफ़र इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकेंड पार्ट हमारा आता है इनकम रिसीव्ड बाय सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अब जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, जब वो फर्स्ट टाइम सेल किए गए थे तो उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया गया था। अब सेकेंड हैंड गुड्स को जब हम सेल करेंगे तो उसकी सेल प्रोसीड को या उससे मिलने वाली जो इनकम है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी सेल के टाइम पे जो कमीशन एजेंट को कमीशन मिलता है या ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलता है, दैट इनकम शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि इसके बदले में उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, उसके बदले में उन्हें कमीशन मिल रहा है या उनके बदले में उन्हें ब्रोकरेज मिल रहा है, उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। लेकिन सेल प्रोसीड को हम, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल प्रोसीड को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड आता है हमारा सेल प्रोसीड ऑफ शेयर बॉन्ड्स एटसेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड। शेयर बॉन्ड्स की जो सेल होती है दैट इज़ ओनली मियर द ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल राइट। तो फाइनेंशियल राइट का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ऐसी जो सेल प्रोसीड होती है, सेल ऑफ शेयर, सेल ऑफ बॉन्ड्स में, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम के अंदर। फोर्थ आता है इनकम जनरेटेड वाइल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। अब कुछ जो प्रोडक्शन किया जाता है वो मार्केट में सेल कर दिया जाता है, कुछ प्रोडक्शन होता है उसे सेल्फ कंज्यूम कर लिया जाता है। तो जो सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए प्रोडक्शन किया जाता है उस समय जो इनकम जनरेट होती है वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। फिफ्थ पार्ट आता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, आप अपने ही मकान में रह रहे हैं, आप किसी और मकान में एज अ टेनेंट नहीं रह रहे हैं, आप कहीं रेंट नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर
टेनेंट के रूप में रहते तो आप उनको रेंट देना पड़ता, लेकिन ये आपका ही घर है, आप किसी को रेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका रेंट एस्टिमेट किया जा सकता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है, जिसको हम इम्प्यूटेड रेंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे इम्प्यूटेड रेंट को, ऐसे एस्टिमेटेड रेंट को हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। इसमें यह माना जाता है कि आप अपने आप को ही रेंट दे रहे हैं। तो इस तरह से हम एस्टिमेशन लगाते हैं रेंट का, उसे इम्प्यूटेड रेंट बोला जाता है, और इम्प्यूटेड रेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। Estimated value of self-owned services used in production should be included. Estimated value of self-owned services. Self-owned services means आप अपने ही आपको एज अ लेबर यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, आप अपने ही लैंड यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी ही कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी सेल्फ ओन सर्विसेज जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं तो ऐसी सर्विसेज की एस्टिमेटेड वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लास्ट आ जाता है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स क्या है? जिसके बदले में आपने कोई एफर्ट नहीं किया है, जिसके बदले में कोई यहाँ पे गुड का प्रोडक्शन भी नहीं, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हुआ है। तो ऐसे जो गेन्स होते हैं, जो अचानक से आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है, लाइक लॉटरी। तो लॉटरी में आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया है, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, या कोई फैक्टर यूज़ नहीं किया गया है, तो ऐसे जो विंडफॉल गेन्स होते हैं दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये कुछ थी प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो इनकम मेथड से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमने आपको समझाई हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।